नमस्कार। जम्मू व कश्मीर की पावन धरती पर हमें अलग अलग भाषाओं में साहित्य सृजन करने वाले साहित्यकार मिल जाएंगे। उन्होंने साहित्य सृजन के माध्यम से न केवल अपना बल्कि अपने प्रदेश का भी नाम रोशन किया। भाषा अलग माध्यम हो सकती है, लेकिन उनकी रचनाओं का केंद्र बिंदु अपनी सांस्कृतिक विरासत ही रही है। अस्तित्व के आज के अंक में आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे वरिष्ठ कवि से जो निरंतर अपनी रचनाओं के माध्यम से यही कर्तव्य बखूबी निभा रहे हैं। वरिष्ठ हिंदी कवि शेख मोहम्मद कल्याण। कल्याण सर, आपका एक्सेस स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। अतीत की अगर परतें खोलें हम, तो मुझे लगता है हमें कम से कम भी 35-40 साल पीछे जाना पड़ेगा। बिल्कुल। 35 से 40 के बीच में, जब हम सभी का, युवा लोगों का एक ही मंच हुआ करता था, युवानी सर्विस। तो मुझे पूरा विश्वास है और मैं इस बात का गवाह भी रहा हूँ कि आपकी शुरुआत भी युवानी सर्विस से ही हुई। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि रेडियो एक ऐसा माध्यम रहा है जिसने बहुत से लेखकों को एक मंच दिया। और आपको हैरानी होगी इस बात की कि हमें ये उत्सुकता रहती थी कि नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमने नई कविताएं लिखनी है। तो वो जो जोश रहता था कि युवाओं में, वो जोश के कारण ही आज मेरे पास 3 किताबें हो गई हैं, मेरे 3 कविता संग्रह हो गए हैं, जिसमें रेडियो की मैं हमेशा ही हर मंच पे कहता हूँ कि बहुत जो मुख्य भूमिका है वो रेडियो की रही है। बिल्कुल। क्योंकि रेडियो से जुड़ने के बाद फिर हम संस्थाओं से जुड़े, संस्थाओं से जुड़ने के बाद फिर हम अखिल भारतीय स्तर पे बाहर जाते रहे हैं, कवि सम्मेलनों में और पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशन शुरू हुआ, लेकिन सारा श्रेय हम रेडियो को ही देते हैं। उन दिनों एक संघर्ष भी चला करता था। बिल्कुल। आपको याद होगा कि जब हम युवानी पे कुछ बोला करते थे, कविताओं के माध्यम से अपने भाव व्यक्त किया करते थे, तो एक संघर्ष रहता था किसी तरह से प्राइमरी सर्विस पर कविताएं बोलने का, कवि गोष्ठी में अपना पदार्पण करने का। वो राजू जी, वो बेसिकली क्या है कि सबसे ज़्यादा युवानी सर्विस होनी जाती थी। बिल्कुल। और प्राइमरी का तो हम आज बेशक प्राइमरी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अब युवानी सर्विस शायद ख़त्म ही हो गई है, लेकिन युवानी सर्विस के पास हिंदी के कार्यक्रम भी बहुत होते थे और महीने में 3 या 4 कार्यक्रम उनके हर सप्ताह चलते थे। तो उनमें एक युवा वर्ग जो था वो हमेशा से ही प्राइमरी उनका प्रथम श्रेय रहता था कि हम प्राइमरी में जाएं। प्राइमरी में हमारे जो वहाँ पे पैक्स हुआ करते थे, मेरे ख्याल सबसे ज़्यादा जो हमें उत्साहित किया वो सुभाष शर्मा होते थे। सुभाष शर्मा ने रेडियो को इतने नए लेखक दिए हैं और बड़ी खुशी होती है इस बात की कि जब हम संस्थाओं के साथ जुड़े तो तब भी सुभाष जी ने हमें बहुत से नए लेखकों के एड्रेस दिए, पते दिए कि ये बंदा लिखने में रुचि रखता है और इसका इंट्रोड्यूस किया हमें। संस्थाओं के साथ भी किया। और मेरे अतिरिक्त बहुत सारे लेखकों को उन्होंने हमें कहा कि ये इसकी मतलब उसमें शैली में है कुछ, दिखता है कि ये अच्छा लेखक बन सकता है। तो उस लिहाज से भी रेडियो और फिर उसके बाद संस्थाओं का तो बहुत योगदान इसलिए भी रहा है क्योंकि रेडियो ने तो हमने जैसी वैसी कविता लिखी वो स्टूडियो में। हाँ, लेकिन संस्थाएं जो हैं, में आपको कविता बोलनी है, कविता का बेसिक जो हमें सीखने को मिला वो संस्थाओं के माध्यम से मिला, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी है ना। हाँ, वो साथ साथ में यहाँ आजकल तो वो कल्चर रहा नहीं। शायद यही कारण है कि नए लेखक हमारे सामने ज़्यादा आ नहीं रहे, क्योंकि संस्थाएं जो उनकी वीकली या कई मासिक गोष्ठियाँ होती थी ना, उन गोष्ठियों में बाकायदा पढ़ी गई रचनाओं पर चर्चा होती थी। उस चर्चा से ये होता था कि अगर आप वाकई आप लेखक बनना चाहते हैं तो उन चर्चाओं से आप बहुत कुछ सीखते थे। यही कारण है कि आज का जो युवा वर्ग है वो साहित्य तो रच रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, अच्छा साहित्य भी रच रहा है, बुरा भी रच रहा है, लेकिन एक जो छाननी नहीं है, हाँ, वो एक जो पहचान दिलाता है जो हमें कि जैसे शेख मोहम्मद कल्याण है तो वो कवि है, तो वो कवि किस लिए है, उसका सारा श्रेय हमें संस्थाओं को जाता है, संस्थाओं की जो मासिक या साप्ताहिक गोष्ठियों को जाता है।
तो जो ये आज खत्म हो गया है। नहीं, आलोचना की कमी है। आलोचक सबसे बड़ी दिक्कत जो है, चाहे डोगरी साहित्य हो या फिर यहाँ पर हिंदी साहित्य की बात करें, तो आलोचना की बहुत कमी महसूस की जाती है। या आलोचना कोई सुनना नहीं चाहता। नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने की, क्योंकि आलोचना आजकल कोई सुनना नहीं चाहता। आज भी युवा हिंदी लेखक संघ की इस तरह की गोष्ठियाँ होती हैं। अच्छा। लेकिन हैरानी होगी इस बात की कि आज अगर एक गोष्ठी में 10 नए लेखक आए हैं, उनमें से अगर आलोचना सुनने की सहन शक्ति है, 2-4 आदमी निकल जाते हैं, लेकिन वो संख्या दिन ब दिन घटती होती जाती है। तो हमारे समय में यह था कि हम आलोचना सुन के हमें बड़ा गर्व महसूस होता था। हाँ, क्योंकि आपकी आलोचना हुई उसको अगर मॉडिफाई करता है। अगर आपने लेखन में अपनी एक पहचान बनानी है तो उसके लिए आलोचक का होना बड़ा ज़रूरी है। जब तक आपका आलोचक नहीं आपको बताएगा कि आप में कमियां क्या हैं, हम कमियां कैसे दूर करेंगे। कहा जाता है ना कि गालिब ने जितना भी लिखा, लेकिन जो भी एडिट होके गालिब नामा में आया जी, उससे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने लिखा। जी जी तो बिल्कुल। उनका जो एडिटर था उसने बहुत सी चीज़ें आने ही नहीं दी। हाँ, ये कहा जाता है, अब पता नहीं किस हद तक ये सत्य है, कह नहीं सकते, लेकिन कहा जाता है कि उनका जो एडिटर कहिए उस दौर का जो उनका खैर ख्वाह हाँ जो पब्लिश करवाता था, उसने बहुत सी चीज़ें आने नहीं दी। तो गालिब नामा में हमें वही मिलता है जो वाकई गालिब को श्रेष्ठ रहा। अब मुझे एक चीज़ बताइए सर, जैसे आप कवि गोष्ठी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं जी, वाह 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 वाह, क्या वास्तव में एप्रिसिएशन है कि बस ठीक है, वाह वाह एक सिंबल बन गया कि भाई ठीक है। वाह वाह है ना, एक लेखक की मौत है सीधे। यही मैं बात शेख मोहम्मद कल्याण जी से सुनना चाहता था। क्योंकि अगर वाह है तो जो वाह कर रहा है, कम से कम उसे इस बात की समझ होनी चाहिए कि अगर इसमें मैंने वाह किया है तो वाह है किस लिए। उसमें कविता की शैली बहुत बढ़िया है, कविता के जो बिंब हैं वो बड़े बढ़िया हैं। वो बिंब आप सामाजिक यथार्थ को लेके आपने वो बिंब रचे हैं, जो परिवेश को लेकर लिखे हैं, सोसाइटी के लिए आप क्या कर रहे हैं। तो वो वाह जो है, वो आजकल वाह ने तो बेड़ा गर्क कर दिया है ये फेसबुक के शायरों ने। लेखक जो है सिर्फ वाह वाह तक ही सीमित रहते हैं। उससे जो नया लेखक वो समझता है मैं वाकई बहुत अच्छा सृजन कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कुछ ऐसे भी वरिष्ठ लेखक हैं जो वाह वाह नहीं करते, लेकिन समझाते हैं कि यहाँ कहाँ तुम पीछे छूट गए, कहाँ तुमने बहुत अच्छा किया। वही वाह की ज़रूरत नहीं रहती। नहीं, वो असली जो लेखक है, जो आलोचक है, जो हमारी लेखन को अपनी दृष्टि से जांचता परखता है, वो आपको हमेशा ही सही रूप में गाइड करेगा। अदरवाइज़ ख़राब करने वाले बहुत हैं। तो हमें हमेशा, आपको याद होगा जब यहाँ पे वरिष्ठ शायद ओपी सारथी साहब हुआ करते थे, तो मुझे पता चला कि उनके पास सीखने वालों की लाइन दरवाजे के बाहर तक होती थी। गुरु शिष्य परंपरा। हाँ, गुरु शिष्य परंपरा थी, और दरवाजे के अंदर आने तक महीनों लग जाते थे। लेकिन वो लेखक का जज्बा था कि उनको चाहिए था कि वो कुछ सीखें, तो तब वो आज वो उनका एक नाम है। वो परंपरा आजकल नहीं है, क्योंकि आजकल आलोचक हैं कई बड़े, आपको फ्री में भी सिखाने वाले मिल जाते हैं, लेकिन लेखक के पास इतना समय नहीं है कि अगर आपने, मेरा तो ये मानना, मैं हमेशा ही हर मंच से कहता रहा हूँ कि अगर आपने लेखक बनना है तो वो क्षमता आपको अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप लेखक नहीं बन सकते। ये फेसबुक या शायरी ये चंद दिनों की है। अगर आपको एक अच्छा लेखक एक बन के रहना है, आप चाहेंगे आपकी रचनाएं आपको हमेशा पब्लिक को याद रहें, तो उसके लिए ये क्षमता लेखक को खुद ही पैदा करनी है, जो आज के युवाओं में नहीं है। ये बहुत बड़ा नुकसान है आज के दौर में। अतीत के पन्ने और पलटें तो मुझे लगता है 20 वर्ष पहले या 25 वर्ष पहले एक माहौल हुआ करता था, वातावरण था। जिन दोनों यहाँ पे मनोज शर्मा जी थे, नरेश गुलाटी जी थे। अब गुलाटी जी तो चले गए अहमदाबाद वापस, वहाँ से संचालित करते हैं हिंदी साहित्य मंडल को, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। मनोज जी भी बाहर हैं। वैसा माहौल अब नज़र नहीं आता। साहित्यिक माहौल, हिंदी के हवाले से बात कर रहा हूँ मैं। ये समझ नाम की एक संस्था हुआ करती थी, संस्कृति पोस्ट, हाँ,
पोस्टर लगाया करती थी, तो उसके ज़रिए से भी साहित्य को जो बूस्ट मिला करता था, तो आज की नदारत सा नज़र आता है। उसके लिए यह है कि पहले तो लाइक माइंडेड लोगों का लाइक माइंडेड होना तो बहुत ही ज़रूरी है। साथ में जो पुराने लेखक हैं ना, उनमें अब मुझे लगता है कि पता नहीं ये नए युवाओं में जो उत्साह जो हमारे समय में था वो आज नहीं है, इसलिए उनकी अब हम युवा हाँ, थे 25 वर्ष में। हाँ वो बात भी सही है, लेकिन एक मुख्य कारण ये भी है कि वो लोग अब थोड़ा सा एक एक कदम पीछे हटते जा रहे हैं। उसका रीज़न ये है कि हमारे समय में जब हमारी क्षमता थी सीखने सिखाने की, तो हम सीखते थे, किसी भी हम बाकायदा उनकी डांट भी सह लेते थे। वो डांट हालांकि हमारे हक में होती थी, हमारे साहित्य को अच्छा बनाने के लिए। आजकल के युवा इस तरह की बात को सहन ही नहीं कर पाते। शायद यही एक मुख्य कारण है कि ये जो वरिष्ठ लेखक हैं वो एक नए लेखक के साथ जो दूरी बना के रखे हुए हैं। रही बात मनोज शर्मा जी की, तो मनोज शर्मा जी ने बाकायदा कविता पोस्टर प्रदर्शनी हम लगाते थे, कॉलेजों में लगाते थे, चौकों में लगाते थे, चौराहों पे लगाते थे, नुक्कड़ी गीत गाया करते थे। एक माहौल हुआ करता था, तो एक माहौल शहर में बना रहता था। तो बाकी गुलाटी जी की बात करें तो वो वहाँ तो बेशक वहाँ से बैठ के संचालित कर रहे हैं, लेकिन वो जो धरातल पे जम्मू, जैसे हम जम्मू का लेखक वो जम्मू की बात करेगा, जम्मू के परिवेश की बात करेगा, जम्मू की परिस्थितियों की बात करेगा, राजनीतिक जो परिवेश हैं वो हमेशा ही दर्शाएगा। बिल्कुल लेखक कोई लेखनी में आती जाती हैं, तो वो अहमदाबाद से जज नहीं किया जा सकता। लेकिन उनको क्रेडिट ये जाता है कि वहाँ से हाँ, फिर एक भूमिका उन्होंने, सबसे पुरानी जो साहित्यिक संस्था है हिंदी साहित्य मंडल, उसको अच्छी तरह से चला रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे यहाँ पे एक अवार्ड भी रखा हुआ है। तो ये जो अब वरिष्ठ साहित्यकार की आप कह रहे हैं कि इन्वॉल्वमेंट उस लेवल पे नहीं रही है, इसके पीछे आप समझते हैं कि सोशल मीडिया भी रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि तब उस दौर में मंच उपलब्ध नहीं हुआ करते थे, तो गोष्ठियाँ ही मंच का काम किया करती थी। लेकिन अब तो घर बैठ के ही जो कवि है वो कविता डालेगा सोशल मीडिया पे, व्यूअरशिप भी बहुत ज़्यादा हो जाती है कई बार, वो धोखा भी देता है। हाँ बिल्कुल, इसमें वही बात फिर वही पहले वाली आ गई कि सबसे ज़्यादा जो हमारा जो नुकसान हुआ है वो वरिष्ठ लोगों को भी हुआ है। ये जो फेसबुक या शायर हैं, या वहाँ की जो आपकी पसंदीदा लोगों की जो संख्या है, वो बहुत से लोग कविता की 2 लाइनें अगर सुंदर हैं तो वो उनको देख के वाह वाह करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस पूरी कविता का मर्म क्या है उसको पकड़ने के लिए वो आदमी के पास उसका जहन नहीं है इतना। तो ये भी एक वजह है कि उस समय का जो दौर था उसमें ये फेसबुक नहीं था, और हमारे पास जो ऑनलाइन सुविधाएं थी वो नहीं थी। हमने जो भी आपको सुनाना है अपना पढ़ा लिखा हुआ है वो गोष्ठियों में सुनाना है, या कभी आपको देखा होगा कि यहाँ पकड़ंगा में एक चाय की दुकान होती थी, रघुनाथ बाजार में चाय की दुकान थी, वहाँ बाजार में एक चाय की दुकान, वहाँ आपको शाम को सारे लोग जो क्रिएटिव लोग हैं, वो चाहे ड्रामा से हैं या लेखक हैं, जो नाटककार हैं, वो वहाँ बैठकर एक बाकायदा अनऑफिशियली भी एक डिस्कशन रहती थी। मंच कह सकते हैं उसको। हाँ, वो जो परिचर्चाएं वहाँ पे होती थी ना, उनका बहुत बड़ा योगदान था कि किसी भी फील्ड में, चाहे नाटक का ले लीजिए, साहित्यकार, वहाँ बैठ के बाकायदा डिसाइड होता था कि अगले सप्ताह हमने कवि गोष्ठी करनी है तो कौन कौन से लेखकों को बुलाया जाए। और जहाँ पे आपका जो छपा है न्यूज़पेपर में, उन दिनों आपको पता दैनिक कश्मीर टाइम्स ने भी काफ़ी बूस्ट किया है, रीजनल जो राइटर्स हैं उनको काफ़ी बूस्ट किया। तो जो छपा करता था वो उन्हीं मंचों पे जिन्हें अनऑफिशियल हम कहेंगे मंच रहे हैं, हाँ बिल्कुल, जो डिस्कशन का माध्यम बना करते थे, वहाँ पर बाकायदा डिस्कशन हुआ करता। हाँ बिल्कुल, मैं भी हिस्सा रहा हूँ उस बात का। उससे अपने आप को खंगालता है फिर बिल्कुल साहित्यकार क्या बाकायदा। जब आप टी स्टॉल से उठ के घर आते हो तो आप गंभीरता से उन बातों पे चर्चा, अपने आप को आत्म रिव्यू करते थे कि यार जो मैंने लिखा है वो 4 आदमी बैठे, उन्होंने मुझे ये कहा कि ये सही है या नहीं है, तो आपको कहीं लगता था कि यार ये अगर उन्होंने मुझे समझाया तो इसके ऊपर दोबारा काम करना चाहिए।
वो आज के दौर में नदारद है। मैं आपसे एक बात साझी करना चाहूँगा दर्शकों के साथ भी कि राहत इंदौरी बहुत बड़ा नाम है ना। राहत इंदौरी जब मुशायरे में अपना कलाम पढ़ा करते थे, अब तो नहीं रहे, उनका स्वर्गवास हो गया, तो वो जब पहली लाइन बोला करते थे तो मुशायरे उनके बहुत बड़े बड़े मुशायरे हुआ करते थे, लोग तालियां वाह वाह वाह, वो कहते सुन तो ले पहले पूरा कि वाकई ये दाद के काबिल है भी कि नहीं। हर शेर तो दाद के काबिल भी नहीं होता, क्योंकि उस आपने मरहम की बात की ना, तो वो शेर जिस तरह से आएगा दाद वैसे ही आएगी। वो कहते थे दाद मत दो, पहले पूरी सुनो। तो वही बात है कि वाह वाह कई बार ऐसी भी होती है, बिना पढ़े भी वाह वाह चलती है। लेकिन आपके सामने एक नाम है ना, जो लोगों को पता है कि ये नाम हमेशा इसकी जो लेखन है, जो इसका लेखक है, जो कविता है या गज़ल है, वो हमेशा ही अच्छे ही आएगी निकल कर। तो आज के ज़माने में ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम है कि आप एक अच्छे लेखक को सामने रख सकें कि इस लेखक की ये रचना हमेशा अच्छी होगी। वो एक जो हमारे सामने बन जाता है ना अस्तित्व, जैसे हम बात करेंगे, जो राइटर लेखक का अस्तित्व है, वो बड़ा मायने रखता है। जो अस्तित्व वही बनेगा जो आपने पीछे काम किया। हाँ, वो तभी बनेगा कि उसके पीछे आपका कितनी तपस्या है, आपने कितने वर्ष दिए हैं, कितने संस्थाओं के साथ आपका जुड़ाव रहा है, वो आज के ज़माने में नहीं है। यही कारण है कि आजकल जो अच्छा साहित्य वो 10% ही, मेरे ख्याल में 10% हमारे सामने अच्छी कविता आ रही है, अच्छी कहानी आ रही है, अच्छे उपन्यास आ रहे हैं। तो पुराने ज़माने, अब देखो किताबों की संख्या, आज से 10-20 पहले एक साल में अगर 10 किताबें छपती थी, आजकल 2 या 3 ही आ रही हैं। उसके पीछे ये है कि एक पाठक वर्ग नहीं है, और पाठक वर्ग क्या, एक अच्छा साहित्य नहीं लिखा जा रहा है। अच्छी कविताएं लोगों को याद रहती हैं। आपने देखा होगा बहुत से साहित्यकारों की अच्छी अच्छी कविताएं जो लोगों को आज भी याद हैं। इसके पीछे कहीं एक कारण ये तो नहीं कि कुछ संस्थाएं, सरकारी संस्थाएं जो पुरस्कार दिया करती थी हिंदी भाषा में, हिंदी के प्रचार को लेकर जो सरकारी संस्थाएं अवार्ड दिया करती थी, वो एकदम से बंद हो गए। तो वह प्रोत्साहन की कमी भी प्रकाशित साहित्य के कम होने की वजह है। राजेश्वर जी, ये एक बड़ा टेढ़ा सा सवाल है। टेढ़ा सा इसलिए कहूँगा कि मान लो मैं कविता लिखता हूँ, प्रोत्साहन मुझे किसी रूप में नहीं मिल रहा, वो एक अलग बात है। लेकिन मुझे जो बातें समाज में जो मुझे परेशान करती हैं, मुझे लगता है कि ये इस पे लिखना चाहिए। जो एक सच्चा लेखक है ना, वो ज़रूर लिखेगा। आत्मसंतुष्टि के लिए, आत्मसंतुष्टि के लिए भी लिखेगा, या समाज के प्रति, हाँ, ये ऐसे कहेंगे कि समाज के प्रति उसका जो कर्तव्य है वो बड़ी ईमानदारी के साथ वो निभाएगा। उसको कतई भी ज़रूरत नहीं है कि पुरस्कारों की ज़रूरत नहीं है। उसको पब्लिकेशन जो हमारे बहुत सारे जैसे स्टेट अवार्ड, वो सब्सिडी वगैरह मिलती थी, केंद्रीय हिंदी निदेशालय के पुस्तक छापने के लिए वो पैसे मिलते थे, वो उसमें कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर 10 किताबें छपती थी तो उसमें ज़रूर 6-7 की संख्या जो वो सब्सिडी के रूप में होती थी। तो आजकल के लेखकों के पास जो समय चल रहा है, उस समय से पैसे का फ्लो इतना ज़्यादा नहीं है, खासकर लेखकों के पास, कि वो हर वर्ष आपको 2 या 3 किताबें दे। वो एक है। लेकिन जो चीज़ें आपको परेशान करती हैं वो आपके लेखन को आपको प्रभावित नहीं करेंगी। आपने वो लिखना ही लिखना है। उसके लिए आपको किसी सरकारी संस्था की ज़रूरत नहीं है, किसी फंड की ज़रूरत नहीं है। आप अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, अब समाज को उसका फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन कम से कम आपको ये एक मन में संतुष्टि तो है ना कि मैंने अपना दायित्व निभाया। आजकल आप क्या समझते हैं कि जम्मू व कश्मीर में या विशेषकर जम्मू में जी हिंदी साहित्य को लेकर क्या चुनौतियां हैं? सबसे बड़ी चुनौती तो ये है कि हमारी जो संस्थाएं हैं वो लोगों तक पहुंच नहीं रही हैं। वो एक बहुत बड़ा नुकसान है। अगर पहुंच भी रही हैं तो जो बच्चे हैं, जो उनमें सीखने सिखाने की क्षमता है ना बच्चों में, वो लगभग गायब है। जब तक आपको मान लो एक सब्ज़ी ही बनानी है, उसके लिए आपको सब्ज़ी काटनी है, प्याज काटना है, टमाटर काटना है, मिर्च मसाले इकट्ठे करने, फिर जाके अच्छी सब्ज़ी बनेगी।
तो उसी तरह से एक हमारे लेखक के लिए भी है कि लेखक अपनी कविता को लिखता है, उसके लिए आपको बहुत सी चीज़ें, आपको समय भी चाहिए, आपको ध्यान भी चाहिए, एकाग्रता भी चाहिए उसको अच्छा बनाने के लिए। आज के ज़माने में सबसे बड़ी बात है कि है ही नहीं वो किसी के पास, वो अपना आधा घंटा या 2 घंटे समय व्यतीत नहीं करना चाहता। आप खुद एक लेखक हैं, आप इस बात को समझते हैं कि आपके पास अगर कविता की 4 पंक्तियाँ आई हैं तो हो सकता है आपको 3 दिन लग जाएं उसको कविता में उतारने में। कहानी का प्लाट आया, हो सकता है 1 महीने में आपकी कहानी कंप्लीट हो। तो वो चीज़ें समय मांगती हैं, पेशेंस है। आज के बच्चों में वो पेशेंस नहीं है। दूसरी बात है कि आपने देखा होगा कि यहाँ कल्चर अकादमी में जो बहुत से लेखक आपको मिल जाएंगे कवि गोष्ठियों में, जो केवल सिर्फ पैसे के लिए आते हैं। उनको पता है कि यहाँ से मुझे 1350 मिलना है या जितने भी, तो वो वहाँ पे आप कविता पढ़ने आ जाएंगे। छद्म लेखक कह सकते हो। हाँ, वो आपकी संस्था में कभी नहीं आएंगे कविता पढ़ने, क्योंकि संस्था में आपको मिलना कुछ नहीं है। संस्था में वही आएगा कि जो एक मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहिए, मूवमेंट के साथ जुड़ना पड़ेगा, और उसको लगेगा कि यार नहीं यार, मेरा लेखन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए मैं हर काम बड़े आलोचक के पास भी जाने को तैयार हूँ, मैं उनकी आलोचना भी सहने के लिए तैयार हूँ। जब तक ये चीज़ें आपके अंदर नहीं हो, आप अच्छा लेखक नहीं बन सकते। तो आपका कहने का मतलब यह है कि जब तक विशेषकर आलोचना नहीं होगी साहित्य की, अच्छा लेखक तो एक नहीं लेखक को उभरने में, तो राष्ट्रीय पटल पर अपना नाम स्थापित करने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि हर एक, आप सोना ही देख लीजिए, आप वो पहाड़ी से निकलता है, उसको अच्छे रूप में ढालने के लिए सुनार का कितना बड़ा रोल है। इसी तरह से एक अच्छे लेखक को संवरने के लिए आपको अच्छा आलोचक चाहिए, और अच्छे लोगों की जो दूरदृष्टि होती है, वो जो अच्छा आलोचक है वो हमेशा ही आपकी लेखन को निखारने का बाखूबी काम करेगा, आपको लताड़ेगा नहीं। उम्मीद करेंगे सर जो आपने कहा वो वह बात युवा लेखकों तक पहुंचेगी, और इसी तरह से वो थोड़ा ध्यान से अपने साहित्य सृजन भी कर पाएंगे। आप एक्सेलसियर स्टूडियोज में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राजू जी, नमस्कार। अस्तित्व के इस संकट में आपने बातचीत सुनी शेख मोहम्मद कल्याण जी से। उन्होंने कहा कि अपने साहित्य को अगर आपने वास्तव में सही मायने में सृजन करना है और अपने लिए नाम पैदा करना है, आत्मसंतुष्टि चाहिए अगर आपको, तो उसके साथ आपको एक आलोचक की भी बहुत आवश्यकता है। ये बात समझने वाली है। उम्मीद करेंगे कि विशेषकर नौजवान साहित्यकार जो हिंदी से जुड़े हुए हैं, ये बात की जो नब्ज़ है वो पहचान पाएंगे, उसे पकड़ पाएंगे। कैमरा पर्सन करण सिंह के साथ राजेश्वर सिंह राजू को अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।